जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में मैथिली शरण गुप्त से संबंधित टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप सभी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए जौनपुर, बी बनारस, सी झांसी या डी मथुरा। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था, यानी किस जिले में इनका जन्म हुआ था? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है झांसी जिले में हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, झांसी जिले में इनका जन्म हुआ था, यानी उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी जिले के चिरगांव गांव में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त का जन्म किस जिले में हुआ था? उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी जिले में इनका जन्म हुआ था। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर लिया गया है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म किस जिले में हुआ था वो मैंने आप लोगों को बता दिया, झांसी जिले में हुआ था। अब इनका जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए सन 1884, या ऑप्शन बी सन 1885, या ऑप्शन सी 1886, या डी 1887। तो देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1886 में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। सन 1886 में मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, देखिए अगला प्रश्न है, राष्ट्र कवि के रूप में किसे जाना जाता है? राष्ट्र कवि के रूप में किसे जाना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या मैथिली शरण गुप्त, राहुल सांकृत्यायन, या रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए, किसको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा कि राष्ट्र कवि के रूप में किसे जाना जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? देखिए, अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने, या ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, सी रविंद्रनाथ टैगोर ने, या ऑप्शन डी लाला लाजपत राय ने। तो देखिए, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी राइट होगा, महात्मा गांधी ने ही इन्हें, यानी मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, देखिए अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? ऑप्शन ए भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, या ऑप्शन डी शुक्लोत्तर युग। तो देखिए, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी द्विवेदी युग यहाँ पर राइट आंसर होगा। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के द्विवेदी युग के कवि हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, मैथिली शरण गुप्त जो है द्विवेदी युग के कवि हैं। अब देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए अगला प्रश्न है, गुप्त जी को आधुनिक युग का तुलसी किसने कहा है? मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। यहाँ पर याद रखिएगा, अगर ये प्रश्न इस तरह से एग्जाम में आता है कि आधुनिक युग का तुलसीदास या तुलसी किसे कहा जाता है, तो चार ऑप्शन दिए गए होंगे। तो याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त राइट आंसर होगा। यह प्रश्न एग्जाम में आ सकता है कि आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त को। अब इसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि यह जो कहा गया है आधुनिक युग का तुलसी किसने कहा है, तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, इसी प्रश्न के ऑप्शन दिए गए हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने, रामधारी सिंह दिनकर ने, या गणपति चंद्र गुप्त ने, या डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, यानी किसने इनको आधुनिक युग का तुलसी कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा है। तो दोनों प्रश्न याद रखिएगा, आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है, ठीक है, और किसने कहा था, यहाँ भी ये भी क्लियर हो गया कि किसने कहा था। तो दोनों प्रश्न आप लोगों को आ गए।
अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, गुप्त जी को भारत सरकार द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया? गुप्त जी को भारत सरकार द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया? पद्म भूषण, या ऑप्शन बी पद्म विभूषण, सी पद्मश्री, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो देखिए मैथिली शरण गुप्त को भारत सरकार द्वारा जो सम्मान दिया गया था साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने पर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पद्म भूषण। पद्म भूषण इन्हें सम्मान से सम्मानित किया गया था सन 1954 में। याद रखिएगा, अगर ये भी प्रश्न आता है कि किस वर्ष सम्मानित किया गया था, तो सन 1954 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने के कारण इनको भारत सरकार ने पद्म भूषण से सन 1954 में सम्मानित किया था। याद रखिएगा। अब इस अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की खड़ी बोली में रचित पहली कविता है। देखिए सरल प्रश्न है, ऑप्शन ए जयद्रथ वध, बी हेमंत, सी साकेत, या ऑप्शन डी रंग में भंग। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि मैथिली शरण गुप्त की खड़ी बोली में रचित पहली कविता है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, हेमंत। याद रखिएगा। और किस पत्रिका में इसको जो है छपी थी यह कविता? तो याद रखिएगा सरस्वती पत्रिका में इस कविता को छापा गया था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि पहली कविता है मैथिली शरण गुप्त की खड़ी बोली में रचित। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मैथिली शरण गुप्त को किस रचना के कारण राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी? ऑप्शन ए साकेत, बी पंचवटी, या ऑप्शन सी भारत भारती, या ऑप्शन डी जयद्रथ वध। यानी किस रचना के कारण राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत भारती। याद रखिएगा, भारत भारती जो कि सन 1912 में प्रकाशित हुई थी, इस रचना के कारण ही मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि मिली थी। और राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। यानी ये प्रश्न अभी यहाँ पर निकल गया है, आपने देखा होगा, राष्ट्रकवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त को किस छंद का बादशाह कहा जाता है? ऑप्शन ए रोला, बी चौपाई, सी हरिगीत का, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो देखिए मैथिली शरण गुप्त को किस छंद का बादशाह कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हरिगीत का यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, गुप्त जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार किस रचना पर मिला था? देखिए एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद पुरस्कार किस रचना पर मिला था? ऑप्शन ए यशोधरा, बी साकेत, सी रंग में भंग, या ऑप्शन डी जयद्रथ वध। यानी किस रचना पर इन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साकेत। याद रखिएगा, साकेत महाकाव्य पर इन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था। और साकेत का प्रकाशन कब हुआ था? 1931 में। और इनको यह पुरस्कार किस सन में मिला था? अगर ये भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जा रहा है कि मंगला प्रसाद पुरस्कार जो है किस रचना पर मिला था? साकेत पर। और किस वर्ष में मिला था? तो याद रखिएगा सन 1932 में, क्योंकि साकेत का जो प्रकाशन है वो सन 1931 में हुआ था और 1932 में इन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, गुप्त जी के किस काव्य में लक्ष्मण के चरित्र का वर्णन है? ऑप्शन ए यशोधरा, बी पंचवटी, सी रंग में भंग, या ऑप्शन डी जयद्रथ वध। तो देखिए मैथिली शरण गुप्त के किस काव्य में लक्ष्मण के चरित्र के बारे में बताया गया है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पंचवटी। सरल प्रश्न है, आप लोगों को इसका आंसर पता होगा कि मैथिली शरण गुप्त के किस काव्य में लक्ष्मण के चरित्र के बारे में बताया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, पंचवटी। अब देखिए अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह है। ऑप्शन ए साकेत, ऑप्शन बी पंचवटी, या ऑप्शन सी रंग में भंग, या ऑप्शन डी जयद्रथ वध। तो याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह है रंग में भंग, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा रंग में भंग। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न है,
रंग में भंग रचना का प्रकाशन वर्ष है? ऑप्शन ए सन 1909, या ऑप्शन बी सन 1910, या ऑप्शन सी सन 1911, या ऑप्शन डी सन 1912। तो देखिए, रंग में भंग जो रचना है, जो कि मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह है, याद रखिएगा, इस रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही विकल्प यहाँ पर सही होगा, 1909 में। याद रखिएगा, रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह है, और इसका जो प्रकाशन है वह है सन 1909 में। याद रखिएगा, यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा, रंग में भंग रचना का प्रकाशन वर्ष है सन 1909। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है साकेत महाकाव्य का प्रकाशन वर्ष है सन 1932, 1933, सन 1931 या सन 1934। किस वर्ष यह प्रकाशित हुआ था महाकाव्य? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1931 में साकेत महाकाव्य जो है प्रकाशित हुआ था, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है साकेत महाकाव्य की नायिका है, साकेत महाकाव्य की नायिका है। ऑप्शन ए शकुंतला, बी सीता, सी उर्मिला, या डी यशोधरा। तो देखिए, साकेत महाकाव्य की नायिका कौन है? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, उर्मिला। साकेत महाकाव्य जो कि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है, इसकी जो नायिका है वह है उर्मिला, याद रखिएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है अबला जीवन हाय तुम्हारी कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। उपयुक्त पंक्ति गुप्त जी के किस काव्य से है? यानी ये जो पंक्तियां दी गई हैं वह किस काव्य से संबंधित है, यानी किस काव्य की है? ऑप्शन ए विष्णुप्रिया, बी यशोधरा, सी प्रिय प्रवास, या डी साकेत। तो देखिए, अगर ये प्रश्न अगर आता है, ये पंक्तियां आती हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यशोधरा। ठीक है, याद रखिएगा, उपयुक्त पंक्ति गुप्त जी के किस काव्य से ली गई हैं, यानी किस काव्य से है ये? यशोधरा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है साकेत महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? ऑप्शन ए 11 सर्ग, ऑप्शन बी 12 सर्ग, ऑप्शन सी 13 सर्ग, या ऑप्शन डी 14 सर्ग। तो देखिए, साकेत महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? याद रखिएगा, अगर ये प्रश्न आता है तो 12 सर्ग। साकेत महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, साकेत महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 12, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद दिया गया है, देखिए, अगला प्रश्न है कि जयद्रथ वध काव्य का प्रकाशन वर्ष है सन 1909, 1910, 1911 या 1912। किस वर्ष यह प्रकाशित हुआ था? तो ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी 1910 में इस काव्य का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए, अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है पंचवटी काव्य का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन ए 1927, 1928, 1926 या 1925। किस वर्ष में इस काव्य का प्रकाशन हुआ था? पंचवटी का प्रकाशन वर्ष है। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1925 में इसका प्रकाशन हुआ था, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है कि झंकार रचना का प्रकाशन वर्ष है, यानी ये जो रचना है झंकार, ये भी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा ही रचित गई है। तो झंकार रचना का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन ए 1929, 1930, 1931 या 1932। किस वर्ष में झंकार रचना का प्रकाशन हुआ था? तो यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1929 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद आगे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है जय भारत रचना का प्रकाशन वर्ष है। जय भारत रचना के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ये जो रचना है यहाँ पर जितनी भी अभी आपने देखी, सबके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर है कि सन 1950 में या 1951 में, 1952 में या 1953 में किस वर्ष इस रचना का प्रकाशन हुआ था? जय भारत। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा
1952, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। 1952 में जय भारत रचना का प्रकाशन हुआ था। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है जो कि वीडियो का लास्ट प्रश्न है। मैथिली शरण गुप्त का निधन कब हुआ? सन 1969, 1964, 1965 या 1966? किस वर्ष में मैथिली शरण गुप्त का निधन हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1964 में। याद रखिएगा सन 1964 में मैथिली शरण गुप्त का निधन हुआ था। तो एक बार मैं आप लोगों को फिर से थोड़ा क्लियर कर दूं। देखिए मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था, ये प्रश्न बनता है। तो देखिए मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था 1886 में मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था, और 1964 में मैथिली शरण गुप्त का निधन। ये 2 पॉइंट आप क्लियर करिए। 1886 में इनका जन्म और 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी जिले के चिरगांव में इनका जन्म हुआ था। तो ये बात आपको क्लियर रखनी है। और एक और यहाँ पर प्रश्न आया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, कि राष्ट्र कवि की उपाधि इन्हें किन्होंने दी थी? तो यहाँ पर देखिए याद रखिएगा महात्मा गांधी ने ही इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। यहाँ पर ये कुछ पॉइंट हैं वो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए थे और आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए। और अगर आपको आज की वीडियो में किसी भी प्रश्न पर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।